ईयर 1943 एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए यूएसएस एल्ड्रिच को अदृश्य कर दिया गया। वो शिप फिलाडेल्फिया से टेलीपोर्ट होकर वर्जीनिया पहुंची। इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यूएसएस एल्ड्रिच जब वापस लौटी तब कुछ क्रू मेंबर्स वॉल के अंदर और मेटल शीट्स में फंसे हुए पाए गए और काफी दर्दनाक तरीके से मारे गए। इस एक्सपेरिमेंट में 2 मेंबर्स गायब हो गए थे जो एल्ड्रिच के साथ वापस नहीं आए। मान लिया गया वो मर चुके हैं या फिर स्पेस में कहीं गुम हो गए हैं। ये दोनों भाई थे जो मरे नहीं बल्कि 40 साल भविष्य में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में जा पहुंचे थे जो लॉन्ग आइलैंड के ईस्ट बेस पर था। वहां ये दोनों भाई ना चाहते हुए भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। वो प्रोजेक्ट था द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। अर्ली 70s में प्रेस्टन निकोल्स और इंजीनियर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्पेशलाइज्ड थे वो लॉन्ग आइलैंड पर एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान वो साइकिक लोगों के एक ग्रुप के साथ काम कर रहे थे जो टेलीपैथी पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले और वो जान गए कि टेलीपैथी रेडियो वेव्स की तरह काम करती है। लेकिन हर रोज एक समय सब्जेक्ट्स का माइंड ब्लॉक हो जाता था और उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। 3 साल बाद निकोल्स एक रेडियो इक्विपमेंट लेकर आए ताकि वो साइकिक ब्लैकआउट के दौरान सिग्नल्स चेक कर सकें। उन्हें पता लगा कि जब 410 से 420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होती है उनके सब्जेक्ट्स का माइंड जैम हो जाता है और लगभग 20 मिनट्स के बाद वो सिग्नल चला जाता है, वो नॉर्मल हो जाते हैं। उन्होंने इस सिग्नल को ट्रेस किया तो पता लगा वो न्यूयॉर्क के ईस्ट आइलैंड पर मौजूद मॉन्टॉक से आ रहा था। ये सिग्नल मॉन्टॉक एयरफोर्स बेस के एक टावर से आ रहा था, इसीलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ये सिग्नल कई सालों तक आता रहा और फिर एक दिन रुक गया। निकोल्स ने इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा। फिर उन्हें एक दोस्त ने बताया मॉन्टॉक एयरफोर्स बेस खाली कर दिया गया है और वो जाकर टावर चेक कर सकते हैं। उन्हें जाकर पता लगा बेस तो खाली था लेकिन ऐसा लगता था वो लोग जल्दबाजी में वहां से भागे हैं। उन्होंने आर्मी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। आसपास घूमने पर निकोल्स को एक जवान व्यक्ति नजर आया जो उसी जंगल के किसी अबेंडन बिल्डिंग में रह रहा था। उसने कहा वो टेक्नीशियन था जो बेस पर ही आर्मी के लिए काम करता था, लेकिन उसे तब निकाल दिया गया जब एक विशालकाय बीस्ट मटेरियलाइज हुआ और फैसिलिटी को तबाह करने लगा। उसी की वजह से प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा था। निकोल्स ने पूछा कौन सा बीस्ट और कैसा प्रोजेक्ट? वो काफी कंफ्यूज था। उसने पूछा तुम्हें याद नहीं, तुम प्रेस्टन निकोल्स हो, तुम ही तो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रहे थे। ईयर 1984 निकोल्स ने एक गिफ्टेड साइकिक ड्यूकन कैमरन के साथ काम करना शुरू किया जिसे लेकर वो इस खाली बेस पर पहुंचे। डंकन ने तुरंत पता लगा लिया कि कहाँ बिल्डिंग्स थी, कहाँ मैस था और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स क्या थी। इस प्रॉपर्टी में कई डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट सालों तक होते आए थे। डंकन को भी अंदाजा होने लगा था कि वो भी इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा रह चुके थे। जैसे ही वो ट्रांसमीटर टावर के अंदर गए डंकन फ्रांस में चले गए। डंकन ने कहा उन्हें प्रोग्राम किया गया था कि वो निकोल्स को ढूंढे, उनसे दोस्ती करें और फिर उनकी जान ले लें। जब ये ऑब्जेक्टिव पूरा होता डंकन को निकोलस की लैब और सारी रिसर्च तबाह करनी थी क्योंकि डंकन इस प्रोग्रामिंग के बारे में जान गए थे। उन्होंने लैब में खुद को डीप्रोग्राम किया। कुछ समय डंकन के साथ काम करने पर निकोल्स को याद आने लगा कि वो मॉन्टेक प्रोजेक्ट में शामिल थे। कुछ समय बाद डंकन को याद आने लगा कि वो एसएस एल्ड्रिच के बोर्ड का हिस्सा थे। उनके साथ उनका भाई एडवर्ड भी था और यही 2 भाई थे जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में गायब हो गए थे। लेकिन वो प्रोजेक्ट 43 में हुआ था। डंकन और उनका भाई 1943 से 1983 में टाइम ट्रेवल कर गए थे। प्रेस्टन निकोल्स अब काम के दौरान अजीबोगरीब चीजें नोटिस करने लगे थे। वो जिन्हें नहीं जानते थे वो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वो ऐसी मीटिंग्स भी अटेंड कर चुके थे जो कंपनी में काम कर रहे उस पोजीशन के व्यक्ति को अटेंड नहीं करनी थी। एक दिन वो अपनी डेस्क में बैठे थे जब उनके हाथ में दर्द हुआ। उन्होंने अपना हाथ देखा तो उनके ताजा घाव पर बैंडेड लगी हुई थी। ये घाव कुछ मिनट्स पहले उन्हें था ही नहीं। ये फिनोमिना उनके साथ कई बार हुआ। एक बार उन्होंने कंपनी की नर्स से सवाल किया कि क्या वो बैंडेड के लिए उसके पास गए थे। नर्स ने कहा उसे नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। समय के साथ निकोल्स को अंदाजा हुआ कि वो एक ही साथ 2 अलग अलग लाइफ जी रहे थे। एक दिन उन्हें अचानक अर्ज होने लगे कि वो बेसमेंट पर जाएं। वो हाई सिक्योरिटी एरिया था जहां कंपनी के 10 लोगों को ही एक्सेस था, जिसमें निकोल्स शामिल नहीं थे। वो हिम्मत जुटाकर नीचे गए और गार्ड के पास पहुंचे। उनके पास कोई एक्सेस नहीं था,
लेकिन गार्ड ने बिना सवाल उन्हें बैच दिया और अंदर जाने दिया। वो एक आलीशान ऑफिस में पहुंचे जहां एक नेम प्लेट मौजूद थी, प्रेस्टन बी निकोल्स, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मॉन्टॉक। अब निकोल्स के पास फिजिकल एविडेंस था कि वो दो लाइफ एक साथ ही जी रहे थे, एक इंजीनियर की तरह और दूसरी मेंबर ऑफ टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम बनकर। मॉन्टेक प्रोजेक्ट में अर्ली 90s तक निकोलस की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी थीं और वो जितना सोच सकते थे उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थीं। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के 50 साल बाद एल बिलीक नाम के एक व्यक्ति को विजन्स, ग्लिम्पसेस और मेमोरीज आना शुरू हुई। ये एडवर्ड कैमरन की लाइफ की मेमोरीज थी, जो एसएस एल्ड्रिच शिप के नेवल ऑफिसर थे। इनके साथ ही इनके भाई डंकन कैमरन भी थे। बिलीक ने बुक्स लिखी, इंटरव्यूज दिए और एसएस एल्ड्रिच में बिताए गए अपने समय के बारे में सब कुछ बताया। जब वो एडवर्ड कैमरन के शरीर में जी रहे थे, उस दौरान शिप टाइम में ट्रेवल करने लगी थी। एल बिलीक, जो तब एडवर्ड कैमरन थे, अपने भाई डंकन के साथ पैनिक में शिप से कूद गए। जब वो नीचे पहुंचे तो वो 2137 में थे। एडवर्ड की आंख हॉस्पिटल में खुली, जहां उन्हें रेडिएशन इंजरी के लिए ट्रीट किया जा रहा था और डंकन का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। हेल्थ ठीक होने के बाद एडवर्ड ने उस दुनिया के बारे में जानना शुरू किया जो 2137 में थी। बहुत सी सिटीज पानी के अंदर डूब चुकी थीं। उन्हें पता लगा पास में वेस्ट, रशिया और चाइना के बीच न्यूक्लियर वॉर हुआ था और इसके बाद धरती पर 300 मिलियन लोग बचे रह गए थे। गवर्नमेंट्स खत्म हो चुकी थी और एरियाज लोकल मार्शल लॉ पर ऑपरेट कर रहे थे। जैसे ही एडवर्ड एक्साइटेड होना शुरू हुए, वो पोर्टल फिर एक बार ओपन हुआ और इस बार वो पहुंचे ईयर 2749 में। उन्होंने वहां 2 साल बिताए और उस दुनिया के बारे में सब कुछ जाना। इस दुनिया में जीवन बेहद अलग था। यहाँ एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती थीं। लोग फ्लोटिंग सिटीज में रह रहे थे जो धरती से 2 मील ऊपर उड़ती थी। ये दुनिया एआई की मदद से चल रही थी और इंसानों की जिंदगी बेहद आसान थी। लोग सोसाइटी के लिए बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते थे और उनकी सारी नीड्स एआई पूरा करता था। फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन जैसी चीजें भी एआई से होती थीं। फिर एक बार एडवर्ड की दुनिया शिफ्ट होने लगी और इस बार उन्हें उनका भाई डंकन मिला 1983 में। इन दोनों ने खुद को बेस पर पाया, जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उन्हें कहा कि जो भी हुआ वो उसे कभी किसी के साथ डिस्कस ना करें। अब एडवर्ड को अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना था, लेकिन अब वो जाने वाले थे एल बिलीक बनकर। 1990 में एल बिलीक के भाई डंकन को सारी यादें आ चुकी थीं। वो यादें काफी खौफनाक थीं। 1967 में उनकी टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन की स्टोरीज ब्रूक हेवन नेशनल लैब्स के रिसर्चर्स को फैसिनेट कर रही थीं। ब्रूक हेवन के टेक्नीशियंस ने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। उन्हें पता लगा कि जो लोग यूएसएस एल्ड्रिच में काम करते थे, उनका माइंड कंट्रोल किया गया था। इस टेक्नोलॉजी से तो यूएस दुश्मन का माइंड कंट्रोल कर सकता था। युद्ध जीते जा सकते थे बिना किसी की भी जान गंवाए। ब्रूक हेवन साइंटिस्ट काफी एक्साइटेड थे। मॉन्टॉक एयरफोर्स बेस इनके लिए परफेक्ट था। ये जंगल में था जहां सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे। इसमें दुनिया का सबसे विशाल रेडार एंटीना भी था। इनका मकसद था कि स्टार से ऐसी फ्रीक्वेंसी दुनिया भर में रिलीज की जाए जिससे सबका माइंड कंट्रोल किया जा सके। डंकन कैमरन एक साइकिक थे और इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बेयर कर सकते थे। मॉन्टॉक चेयर पर बैठने के लिए यह जरूरी था। ये एक लार्ज मेटल चेयर थी जिसमें माइंड रीडिंग डिवाइस इंस्टॉल्ड थी। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो किसी के बैठते ही उसकी साइकिक एबिलिटीज को एम्पलीफाई कर देती थी। जो भी सब्जेक्ट दिमाग में होता था वो स्क्रीन पर अपीयर होता था। पहला टेस्ट ये था कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिलीज करके माइंड के चेंजेस को ऑब्जर्व करना। उन्हें पता चला कि किस फ्रीक्वेंसी से माइंड कैसे बिहेव करता है। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई जब खास फ्रीक्वेंसी छोड़ने पर हिरन शहरों में आ जाते थे और कांच में क्रैश कर जाते थे। अगर कैमरन के पास किसी व्यक्ति का कोई ऑब्जेक्ट होता तो वो चेयर पर बैठकर देख सकते थे कि वो व्यक्ति क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या सोच रहा है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट सब लोगों के थॉट को चेंज कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने सीखा कि वो कैसे लोगों के माइंड को कमांड दे सकें, माइंड्स में इंफॉर्मेशंस अपलोड कर सकें। इसके बाद वो चेयर में बैठकर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को मैनिफेस्ट करना भी सीख गए। पहले ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर दिखाई देता, फिर मटेरियलाइज हो जाता था। अब उन्होंने एक बड़े एंटीना और ट्रांसमीटर्स की मदद से वॉर्टेक्स तैयार किया, एक ऐसा वॉर्टेक्स जिसके अंदर जाकर वो किसी भी समय में टेलीपोर्ट हो सकते थे फिजिकली। डॉक्टर जॉन न्यूमैन
अपने समय के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे। यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट और कई टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में रिक्रूट किया था। 1958 में डॉक्टर न्यूमैन की मौत कैंसर से हुई, लेकिन ये सच नहीं था। उन्हें दुनिया की नज़रों में मारकर एक सीक्रेट प्रोग्राम में ले लिया गया था। न्यूमैन जानते थे कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक ट्रांसमीटर के मैल फंक्शन करने की वजह से फेल हुआ था और वो उसे फिक्स भी कर सकते थे। उनका कहना था कि अगर कोई पास में ट्रैवल करके जाए और ट्रांसमीटर को फिक्स कर दे तो वो शिप सही सलामत वापस आ सकती है और किसी की जान भी नहीं जाएगी। एल बेली को डंकन को टाइम ट्रैवल करने के लिए चुना गया था, लेकिन वो नर्वस थे। फिर वो दोनों पास में गए और उन्होंने ट्रांसमीटर सक्सेसफुली ठीक कर दिया, लेकिन बार बार टाइमलाइन जंप करने की वजह से एडवर्ड्स एकदम बूढ़े हो गए थे। इसीलिए एज रिग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके उनकी कॉन्शियसनेस एल बेली के शरीर में डाली गई थी। निकोल समझ गए थे कि उनके एक्सपेरिमेंट्स दुनिया को और उनके साथ काम करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो एक्सपेरिमेंट्स बंद कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कोड वर्ड का इस्तेमाल किया, द टाइम इज नाउ। अब एक बीस बेस पर मटीरियलाइज हुआ और उसने सब कुछ तबाह कर दिया और फिर डंकन ने मुश्किल से पोर्टल बंद किया और वो क्रीचर वापस चला गया। अब प्रेस्टन निकोल्स के लिए मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का अंत था, लेकिन उस प्रोजेक्ट के विक्टिम्स के लिए अभी तो बस शुरुआत थी। Since the late 1940s and early 50s, the government has had the capacity to what I call bend time. मॉन्टॉक प्रोजेक्ट 70s से 1983 तक चला। जब ये प्रोजेक्ट चालू था तब इसमें कई लोगों को शामिल किया गया था और इनमें से ज्यादातर बच्चे ही थे। इन बच्चों को मॉन्टॉक बॉयज कहा गया। ऐसे ही एक मॉन्टॉक बॉय स्टुअर्ट थे। उन्हें ऐसे ड्रीम बार बार आते थे कि वो किसी बंद रूम में बेड पर हैं और चारों तरफ स्ट्रेंजर्स और डॉक्टर्स खड़े हैं। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि बच्चों की आर्मी बिल्ड की जाए जिनका माइंड मशीन से कंट्रोल्ड हो। वो किसी भी टाइम एक्टिवेट किए जा सकते थे और काम होने के बाद उनकी मेमोरी वॉश कर दी जाती थी। उन्हें तैयार करने के लिए रोज टॉर्चर किया जाता था, शॉक्स दिए जाते थे, ठंडे पानी में डुबाया जाता था ताकि वो नई प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट कर सकें। स्टुअर्ट ने बताया उन्हें LSD दिया गया था जिसे एसिड हाउस कहा जाता था। उनके दोस्त की बॉडी का इस्तेमाल एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जा रहा था ताकि मॉन्टॉक चेयर पर बैठने वाले व्यक्ति को एनर्जी मिल सके। जो बच्चे एक्सपेरिमेंट सर्वाइव नहीं कर सके उन्हें बेस में ही दफना दिया गया था। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट उस दौरान पूरे इलाके को प्रभावित कर रहा था। टेलीविजन और रेडियो सिग्नल्स डिसरप्ट हो रहे थे, जानवर अजीब बर्ताव करने लगे थे। क्रिस्टोफर गैरिटानो 1983 में 8 साल के थे जब वो मॉन्टॉक बीच पर खेल रहे थे। उन्हें सैंड में अजीब मेटल ऑब्जेक्ट्स मिले थे। वो अपनी फैमिली से पूछ रहे थे कि वो क्या है। तभी एक मिलिट्री मैन ने उन लोगों को वहां से दूर भगा दिया था। अब गैरिटानो के लिए एक ऑब्सेशन बन गया। वो मॉन्टॉक बेस पर कई बार विजिट कर चुके थे और जानते थे कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। उन्हें वहां अंडरग्राउंड होल्स नजर आए जो ड्रेनेज के लिए नहीं थे, क्योंकि एक ट्रिप में वो अपने साथ जियोफिजिसिस्ट को लेकर गए। इमेजिंग इक्विपमेंट की मदद से ये प्रूव हुआ कि वहां नीचे कंक्रीट बिल्डिंग मौजूद थी। कुछ लोगों ने तो अंडरग्राउंड फैसिलिटी का वीडियो भी बना लिया। दर्जनों लोग हैं जो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में शामिल होने का दावा करते हैं, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इन सबको डिनाई कर दिया था। I was a subject in radiation as well as mind control and drug experiments performed by a man I knew as Dr. Green. What the United States government did was shameful. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. What was done cannot be undone. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. I am sorry. मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे।